हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और पल्स। तो देखिए, रिफ्लेक्शन, जब भी वेव किसी मीडियम के इंटरफेस पे आता है, जब भी वेव किसी मीडियम के इंटरफेस पे आता है, तो मान लेते हैं कि एक रस्सी ले रहे हैं हम, और इस एंड पे हमने इसे फिक्स कर रखा है, और ये एंड पे अगर हम इसको सेक करते हैं, तो अगर हम एक बार सेक करते हैं तो एक पल्स जनरेट होगा जो कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये पल्स का इक्वेशन, चूंकि ये राइट साइड में मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स माइनस पी टी। अब ये पल्स जो है इस एंड तक पहुंचेगा, और यहाँ जो कि ये फिक्स है, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एंड तो फिक्स किया हुआ है, तो इसके जो पार्टिकल्स है ये ऑसिलेट नहीं कर सकते हैं, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रस्सी के पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट ही हम ये आपको डिनोट करते थे वाई से। तो ये पॉइंट जो है ये ऑसिलेट नहीं कर सकता, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा रहेगा 0। तो ये वेव अगर यहाँ पहुंचा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो पल्स रिफ्लेक्ट होगा, ये अनदर फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स प्लस वी टी। ये प्लस का साइन इसलिए है क्योंकि ये चल रहा है लेफ्ट साइड। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी एफ एक्स माइनस वी टी और जी एक्स ये प्लस वी टी। तो इस पॉइंट का जो पार्टिकल है, यहाँ y का वैल्यू हमेशा होना चाहिए क्या, 0। तो जो दोनों फंक्शन है एफ एक्स माइनस वी टी और प्लस जी एक्स प्लस वी टी, दैट विल बी इक्वल टू 0। कहाँ पे, जहाँ x का वैल्यू भी क्या है, 0। हम इसी पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं। तो यहां से देखिए जी एक्स प्लस वी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस वी टी। तो ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है जो कि रिफ्लेक्टेड पल्स है, वहां से टकरा कर लौटा है, ये इसका नेगेटिव है, यानी इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स का रिलेशन देखिए, यहाँ ये माइनस का साइन। तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो जो पल्स रस्सी के ऊपर है वो पॉजिटिव पल्स है, और जो पल्स रस्सी के नीचे है वो है नेगेटिव पल्स। तो जो ये रिफ्लेक्टेड पल्स है दैट इज नेगेटिव ऑफ द इंसिडेंट पल्स, यानी अगर हम यहाँ से एक पॉजिटिव पल्स को भेज रहे हैं, तो ये इस फिक्स एंड पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी रिफ्लेक्टेड पल्स जो होगा वो एक नेगेटिव पल्स होगा। ये पल्स अगर कोई हार्मोनिक फंक्शन है, ये पल्स अगर कोई हार्मोनिक फंक्शन है, यानी साइन वेव में हो या कॉस वेव में हो, तो इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री। इट मीन्स इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पल्स आर आउट ऑफ फेज। ये आउट ऑफ फेज को हम बोलते हैं 180 डिग्री का ये फेज डिफरेंस रहेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और तरीके से देखिए, मान लो इस वॉल के पीछे एक इमेजिनरी पल्स आ रहा हो और ये नेगेटिव है, तो ये पल्स इधर मूव कर रहे हैं और ये हमारा इंसिडेंट पल्स। जब ये दोनों पल्स यहाँ पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, यानी फिक्स एंड पे, तो ये अपने रास्ते सीधा चला जाएगा इधर, और ये अपने रास्ते इधर आ जाएगा। तो यानी इस पॉइंट पे जो कि फिक्स पॉइंट था, डिस्प्लेसमेंट रस्सी के पार्टिकल का, स्ट्रिंग के पार्टिकल का ये 0 है। तो इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स दे आर आउट ऑफ फेज। ओके, हाँ, तो इस बार हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या पल्स फ्रॉम अ फ्री एंड, यानी रस्सी का जो ये एंड है ये ऑसिलेट होने के लिए ये आपका फ्री है। तो इस एंड पे हमने एक मासलेस रिंग को अटैच कर दिया है, यानी इस रिंग का जो मास है वो दैट इज नेग्लिजिबल, वो ऑलमोस्ट ये नेग्लिजिबल है।
तो इस एंड पे मान लेते हैं, हम इसे सेक करते हैं एक बार, तो एक पल्स जनरेट होगा और ये पल्स क्या होगा, आगे की ओर बढ़ना शुरू होगा। मान लेते हैं इस पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस बी टी से। अब ये पल्स जो है इस एंड पे पहुंचेगा, तो इस एंड पे पहुंचने के बाद ये रिंग को क्या करेगा, जैसे ही ये पल्स यहाँ पहुंचेगा तो ये रिंग पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ और ये रिंग को ऊपर की ओर उठाना चाहेगा। अब चूंकि ये रिंग तो मासलेस है, तो मासलेस जो रिंग है तो इसका एक्सलेशन, एक छोटा सा भी फोर्स इस पे लगेगा तो इट्स एक्सलेशन कैन बी इनफाइनाइट। तो चूंकि इसका एक्सलेशन इन्फिनिटी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। तो जब ये पल्स यहाँ पहुंचेगा तो इस रिंग पर जो वर्टिकल फोर्स है, नेट वर्टिकल फोर्स है, दैट शुड बी जीरो। क्या नेट वर्टिकल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, ये जीरो, क्योंकि इस रिंग का जो एक्सलेशन है दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू बी इनफाइनाइट। चलिए ठीक है आंसर। तो मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन आता है, तो इस टेंशन के कारण जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो हम जनरली पहले भी बता चुके हैं, टी साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर थीटा बहुत ही छोटा हो तो साइन थीटा को रिप्लेस किया जा सकता है ये टैन थीटा से। तो टैन थीटा को हम ये लिख सकते हैं dy अपॉन dx। तो ये पूरे फोर्स का जो समेशन होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट का, दैट शुड बी जीरो। हाँ, तो ध्यान से देखिए, t जो हमारा इंसिडेंट पल्स है दैट इज f x माइनस बी टी बाई डी एक्स, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड पल्स है डी जी एक्स प्लस बी टी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आना चाहिए क्या, ये जीरो। यानी एक स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इस दूसरे स्लोप का साइन ये नेगेटिव आना चाहिए, तभी ये जो फंक्शन है ये हो पाएगा ये जीरो के बराबर। तो इसका मतलब है कि जब ये पल्स यहाँ पहुंचे तो जहां से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट x इक्वल टू जीरो है, तो इस पॉइंट पर एक पल्स यानी इंसिडेंट पल्स, ये इंसिडेंट पल्स का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्टेड पल्स का स्लोप ये नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर एक पॉजिटिव पल्स को सेंड किया जाता है, एक पॉजिटिव पल्स को, यानी स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, तो एक पॉजिटिव पल्स को सेंड किया जाता है, तो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पल्स आएगा दैट विल बी ऑल्सो ये पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव पल्स रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। यानी अगर ये एक हार्मोनिक फंक्शन है तो इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स ये दोनों सेम फेज में रहे, यानी इंसिडेंट का जो फंक्शन है और रिफ्लेक्टेड का जो फंक्शन है ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ये जीरो रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी समझे, मान लेते हैं ये आपका इंसिडेंट पल्स है जो कि राइट साइड में मूव कर रहा है, इसे वॉल के पीछे जाते हैं और एक इमेजिनरी पल्स मानते हैं जो कि इस डायरेक्शन में। अब मान लो ये जो वैल्यू है दैट इज y, ये जो पल्स जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पल्स भी आपका यहाँ पहुंचेगा, ये दोनों मिलकर के इस रिंग को जो ऊपर डिस्प्लेस करेंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। ये इसके मीन पोजीशन से यानी स्टेशनरी पोजीशन से जो ऊपर लिफ्ट अप करेगा दैट विल बी इक्वल टू ये 2y। अब ये जो पल्स है ये अपने रास्ते इधर चला आएगा, जिसे हमने कहा ये रिफ्लेक्टेड पल्स है, और एक पल्स इस डायरेक्शन में ये इधर चला जाएगा। यानी कि इन दोनों पल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि इन्हें एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे से इन्हें कुछ भी लेना देना ये नहीं है। ये दोनों पल्स, ये पहुंचा यहाँ, ये पहुंचा इधर से यहाँ, और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते ये अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। तो ये दोनों पल्स के बीच में रिलेशन था कि अगर हम पॉजिटिव पल्स को भेज रहे हैं तो जो ये रिफ्लेक्टेड पल्स होगा दैट विल बी ऑल्सो अ पॉजिटिव पल्स। ओके, वेव जब भी किसी मीडियम के इंटरफेस पे आता है तो जनरली 3 तरह के फेनोमेनन पॉसिबल है।
या तो वेव क्या होगा, इंटरफेस से ये टकरा कर वापस लौट आएगा, ये फेनोमेनन कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और या फिर क्या आपका हो सकता है कि ये जो वेव है ये मीडियम से आपका ट्रांसफर होकर ये दूसरे मीडियम में जा सकता है, यानी ट्रांसमिटेड वेव भी हमें मिल सकते हैं, या वेव का कुछ पार्ट, क्या वेव का कुछ पार्ट यानी कुछ एनर्जी इसका एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो यानी यहाँ पे तीन तरह के फेनोमेनन पॉसिबल है, या तो वेव का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को हम ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, और या तो एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम एनर्जी के लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन के फेनोमेनन को ये नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए दो फेनोमेनन रहते हैं कि मान लो ये एक इंसिडेंट पल्स जनरेट हुआ है और इस बाउंड्री पे ये आया है, यानी इधर एक आपका डिफरेंट मीडियम है, रस्सी दूसरा पार्ट है और ये एक दूसरा रस्सी है, इन दोनों का लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है, और क्योंकि ये एक ही रस्सी एक ही साथ कनेक्टेड है तो दोनों में टेंशन सेम होगा। तो अगर लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है और टेंशन एक ही है, तो इन दोनों में जो वेलोसिटी होगा वेव का ये डिफरेंट होंगे। तो ये जिस मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होता है वेव का वो कहलाता है रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में वेलोसिटी ये कम होगा ये कहलाता है ये डेंसर मीडियम। ये इंसिडेंट पल्स, ये मान लेते हैं कि ये इस बाउंड्री पे आया, तो यहाँ से हमारे दो फेनोमेनन हो रहे हैं, या तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट इस दूसरे स्ट्रिंग में चला गया जो कहलाया ट्रांसमिटेड वेव, और ये टकरा करके ये आपका वापस उसी स्ट्रिंग में आया जो कहलाया ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा कम करने के लिए जो हमारा ये मीडियम का इंटरफेस है, हम इस पोजीशन को मान लेते हैं x इक्वल टू ये 0। तो मान लेते हैं हमारे पास ये तीन वेव हैं, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। इन तीनों के इक्वेशन लिखते हैं। तो वेव जब भी इस मीडियम से इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसके स्पीड में चेंज आ सकता है, यानी वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, लेकिन इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ये नहीं आएगा। मान लेते हैं इंसिडेंट पल्स का या वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज AI साइन ओमेगा टी माइनस K1x। ये राइट साइड मूव कर रहा है तो साइन माइनस का आया। ये रिफ्लेक्टेड पल्स है AR साइन ओमेगा टी प्लस K2x। यहाँ से देखिए एंगुलर रिफ्लेक्टेड है दैट इज ऑल्सो K1x। ये ट्रांसमिटेड है यानी दूसरे मीडियम में चला गया AT साइन ओमेगा टी माइनस K2x। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एक ही मीडियम में है, इसलिए इन दोनों में K का वैल्यू सेम रह गया, यानी वेवलेंथ सेम है। और ये ट्रांसमिटेड पल्स ये दूसरे मीडियम में चला गया है, इसलिए इसके लिए ये K का वैल्यू आपका चेंज हो गया है। तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है। तो अगर इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड हमें पता हो तो हमें कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टेड और ये ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड। तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए इसी पोजीशन को हम मान लेते हैं x इक्वल टू ये 0 है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशंस, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखिए, जहां भी ये इंटरफेस है वहां पे जो आपका वेव फंक्शन है दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी बिना किसी आपका गैप का होना चाहिए। तो वेव फंक्शन ये कंटिन्यूअस है। तो आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ये पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होना है तो इसके लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जो हमारे लेफ्ट साइड के फंक्शन है वो है इंसिडेंट प्लस
रिफ्लेक्टेड, और जो राइट साइड का फंक्शन है दैट इज ट्रांसमिटेड। ये जो लेफ्ट साइड का फंक्शन है और राइट साइड का जो फंक्शन है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू इस बाउंड्री पे ये बराबर आना चाहिए। तो ये इंसिडेंट का वैल्यू रख रहे हैं हम, तो ए आई साइन ओमेगा टी माइनस k1x प्लस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस k1x इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी माइनस k2x। अब x इक्वल टू 0 हम इसमें पुट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बाउंड्री है, तो साइन फंक्शन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा इक्वेशन निकल के आएगा ए आई प्लस ए आर दैट इज इक्वल टू ए टी। ये हम एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तो ये था हमारा पहला बाउंड्री कंडीशन कि वेव जब ये बाउंड्री पे पहुंचे तो ये कंटिन्यूअस वेव होना चाहिए। दूसरा बाउंड्री कंडीशन ध्यान से देखिए, वेव जब भी उस बाउंड्री पे पहुंचे यानी x इक्वल टू 0 पे, तो वेव डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वेव क्या होना चाहिए? ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएबिलिटी और राइट साइड का ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी डी वाई इंसिडेंट बाई डी एक्स प्लस dy reflected by dx that is equal to dy transmitted by dx। तो इसे डिफरेंशिएट करके हम रख रहे हैं यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए आई k1 प्लस ए आर k1 is equal to 80 into k2। dy i by dx हमने इसे डिफरेंशिएट करके रखा है, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और फाइनली डिफरेंशिएट करने के बाद क्योंकि बाउंड्री पे x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 रख देने के बाद इन दोनों साइड से जो आपका डिफरेंशिएट करके जो कॉस फंक्शन आया है ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो ये दो इक्वेशन आए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है रिलेशन इनके बीच का। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड ये हम लिख सकते हैं k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 ai, और ट्रांसमिटेड आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ k1 अपॉन k1 प्लस k2 a इंसिडेंट। वेलोसिटी ऑफ द पल्स हम जानते हैं, हम लिखते हैं ओमेगा बाई के, तो k के वैल्यू को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई b। इस k1 के जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन v1 और इस k2 के जगह पे ओमेगा अपॉन av2।
यानी रिफ्लेक्टेड जो पल्स है ये हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 AI। उसी तरह से ट्रांसमिटेड पल्स 2 टाइम्स ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस V2 AI। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा वो ध्यान से देखिएगा। पहले ये ट्रांसमिटेड पल्स की बात करते हैं। ये है 2V2 V1 प्लस V2 AI, यानी अगर इंसिडेंट जो पल्स है ये पॉजिटिव है तो जो ट्रांसमिटेड होगा ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। यानी इंसिडेंट पल्स और ये ट्रांसमिटेड पल्स ये दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं, ये दोनों हमेशा ये सेम फेज में होता है। वेव रेयरर से डेंसर जा रहा हो या डेंसर से रेयरर जा रहा हो, इन दोनों ही केस में इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड पल्स ये दोनों ये सेम फेज में रहेंगे। अब थोड़ा इस पॉइंट पे देखिए रिफ्लेक्टेड पल्स के बारे में। तो V2 माइनस ये V1 है, यानी ये जो साइन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हम एक केस ले रहे हैं, वेव ट्रेवल कर रहा है, ये मीडियम में V1 स्पीड है और ये मीडियम में ये V2 है। V1 ज़्यादा है V2 से, यानी ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। तो रेयरर का स्पीड ये डेंसर से ज़्यादा है। तो अगर V1 ज़्यादा है V2 से तो ये टर्म ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर इंसिडेंट पल्स पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्टेड पल्स ये नेगेटिव रहेगा। ये इंसिडेंट पल्स अगर पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्टेड जो पल्स होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये दोनों आउट ऑफ फेज, यानी इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 180 डिग्री। यानी पॉजिटिव पल्स अगर उस इंटरफेस पे पहुंचे और दूसरे साइड का मीडियम अगर डेंसर है तो टकरा कर लौटने वाला जो पल्स होगा ये एक नेगेटिव पल्स होगा। ठीक है। अब उसी तरह से देखिए अगर वेव डेंसर से रेयरर में जा रहा हो, क्या डेंसर से ये रेयरर में जा रहा हो, यानी V2 ज्यादा हो जाए अगर V1 से, तो ये टर्म आपका पॉजिटिव ही रह जाएगा। क्या ये टर्म क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। तो उस केस में इंसिडेंट पल्स अगर पॉजिटिव है तो टकरा कर लौटने वाला पल्स ये भी पॉजिटिव रहेगा। वेव अगर डेंसर से जा रहा हो रेयरर मीडियम में तो इंसिडेंट पल्स अगर पॉजिटिव है तो टकरा कर लौटने वाला रिफ्लेक्टेड पल्स ये भी पॉजिटिव। ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे सवाल करते समय। वेलोसिटी ऑफ द पल्स ये इक्वेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज रूट अंडर T/μ। ये दो अलग अलग रस्सी हो तो दोनों का लीनियर मास डेंसिटी को यूज करते हुए ये स्पीड ऑफ द वेव ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ बच्चों, तो अब जो हम ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वेव में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो पहले इंटरफेरेंस का मीनिंग समझ ले हम। मान ले दो या दो से अधिक वेव एक ही लाइन पे सेम डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हो। हाँ, तो उन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम हो और मीडियम सेम है। अगर ये दोनों वेव एक दूसरे से सुपरपोज करते हैं तो ये फेनोमेनन ही कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। एक बार फिर से समझिए, इफ टू or more than two waves having same frequency and traveling in almost same direction superpose with each other, then this phenomenon is called interference of wave।
तो इन दोनों वेव के मिलने से जो वेव तैयार होता है ये कहलाता है रिजल्टेंट वेव। तो इस रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन को कैसे निकालें ये हम सीखेंगे इस बार। तो मान लेते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट वेव है, एक वेव है y1 दैट इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx। दूसरा वेव जो इसके साथ सुपरपोज करेगा दैट इज a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। इन दो वेव के बीच में जो ये फेज डिफरेंस है ये फाई है। तो ये फेज डिफरेंस आपका दो रीजन यानी दो कारण से हो सकता है, या तो इन दोनों वेव एक ही सोर्स से एमिट हो रहे हो लेकिन ये अलग अलग टाइम पर एमिट हो रहा हो। यानी अगर टाइम डिफरेंस हो ये दोनों के स्टार्ट होने में तो उसके वजह से ये आपका ये फाई टर्म आएगा यानी फेज डिफरेंस का टर्म आएगा। अच्छा, मान लेते हैं ये दो वेव दो अलग अलग सोर्स से जनरेट हो रहे हो जो एक पोजीशन पे ना हो, अलग अलग पोजीशन पे हो, यानी दोनों के बीच में आपका पाथ का डिफरेंस हो, तो इसके वजह से भी एक आपका फेज डिफरेंस आएगा और ये है आपका ये फाई। इन दोनों वेव के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव है मान लेते हैं वो ये है y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इक्वल टू ये दोनों वेव को ये आपका ये लिखेंगे। तो फर्स्ट वेव था हमारा a1 साइन ओमेगा t माइनस kx और जो दूसरा वेव है a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, या तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे और अगर वेव के एम्पलीट्यूड को काफ़ी छोटा रखा जाए यानी स्मॉल एम्पलीट्यूड अगर कंसीडर करते हैं तो इन दो इक्वेशन का जो रिजल्टेंट है वो हम वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर मेथड दैट इज इजियर, तो वो हम देखते हैं कि ये कैसे निकालें। तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड ये a2 है। जो ये फेज एंगल है ये दूसरे वेव का पहले वेव से ज़्यादा है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो सेकंड वेव है ये फर्स्ट वेव से ये फेज में फाई से लीड कर रहा है। फाई से क्या कर रहा है? ये लीड कर रहा है। ये अगर माइनस फाई होता है तो हम कह सकते थे कि ये फेज फाई से लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड a1 है और ये a2 है। तो जो फर्स्ट वेव है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 को, और चूंकि दूसरा वेव ये लीड कर रहा है यानी प्लस फाई है तो इस a1 के लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे फाई। तो इस दूसरे का एम्पलीट्यूड बनाएंगे a2 और ये जो एंगल है ये है फाई। ये अगर माइनस फाई होता तो ये रोटेशन ये आपका ये होता क्लॉकवाइज से। इन दोनों वेव को वेक्टर मेथड से जोड़े यानी ट्रायंगल लॉ से, तो ये है इसका रिजल्टेंट a। ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा है। तो आप रिजल्टेंट a लिखना जानते हैं। a विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई रूट अंडर, और ये tan थीटा लिख सकते हैं a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। अगर दो से ज्यादा वेव हो, ये मेथड जो हमने ट्रायंगल लॉ का मेथड लगाया वेक्टर का, ये तो आपका सिर्फ दो के लिए है। अगर दो से ज्यादा वेव हो तो आप वेक्टर के ही ये पॉलीगॉन लॉ से ये सारे वेव का एडिशन निकाल सकते हैं।
हाँ, तो पॉलीगॉन लॉ यानी कि ये फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड लिखा है इसके हेड पर दूसरे वेव का टेल होगा। फिर ये अगर तीसरा होता तो A3 भी आता, उसी तरह से आपका A4 भी आता, और इनका एडिशन हम पॉलीगॉन लॉ से निकालते हैं। तो इन दोनों वेव के रिजल्टेंट यानी दोनों के मिलने की वजह से ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव y इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a है, दोनों साइन फंक्शन है तो रिजल्टेंट भी साइन है, ओमेगा t माइनस के एक्स। ये जो रिजल्टेंट वेव है ये A1 वाले वेव से थीटा एंगल से लीड कर रहा है, तो ये इसमें जो एंगल होगा वो थीटा यहां से हम ऐड करेंगे। तो ये इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव का। तो दो या दो से अधिक वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, एक ही मीडियम में हो और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी लाइन ऑफ मोशन ऑलमोस्ट सेम, तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव तैयार होता है ये उसका ये इक्वेशन, और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ओके, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाला है ये डिपेंड कर रहा है इस फेज डिफरेंस पे यानी cos फाई पे। तो इसका जो वैल्यू है ये मिनिमम टू मैक्सिमम क्या ये इसके बीच में रह सकता है। तो इसका जो वैल्यू है ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो अगर इन दो के बीच में ऐसा इंटरफेरेंस हो ताकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम हो गया, तो इस इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इस केस में जो एनर्जी का ये रेट ऑफ फ्लो होगा यानी पावर ट्रांसमिशन का जो रेट होगा ये मैक्सिमम पहुंच पाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि cos फाई का जो वैल्यू है ये 1 होना चाहिए। तो इस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम होगा एंड दैट विल बी A1 प्लस A2। तो cos फाई के वैल्यू जो है ये 1 कब हो सकता है, जब फाई हमारा रहे 2n पाई। इस फाई को हम ये पार्ट डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा। यानी अगर दो वेव के बीच में जिनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है उनका ये जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2n पाई, या जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो इस केस में जो इंटरफेरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो एम्पलीट्यूड होगा ये मैक्सिमम। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये मिनिमम कब होगा, यानी जब ये cos फाई का वैल्यू ये मिनिमम पे आ जाए, तो ऐसा जो इंटरफेरेंस होगा ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी एनर्जी का जो फ्लो हो यानी रेट ऑफ फ्लो एनर्जी का हो या पावर ट्रांसमिशन हो, इस केस में ये मिनिमम पे आ जाएंगे। इसके लिए cos फाई का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1, तो फाई दैट इज इक्वल टू 2n, ये आपका +-1 दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स तो फेज डिफरेंस
तो अगर इन दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो ये कहलाएगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये नाम इसलिए लिया गया है ताकि ये जो नाम आपका इस तरह से चूज किया गया है ताकि जो एनर्जी का जो फ्लो है ये उस पर डिपेंड करेगा, यानी जब एनर्जी का फ्लो मैक्सिमम हो तो कंस्ट्रक्टिव और जब मिनिमम हो तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होगा ये मिनिमम रहेगा और दैट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। अगर A1 A2 ये बराबर हो तो ये मिनिमम वैल्यू ये आपका 0 तक ये जा सकता है, 0 भी हो सकता है अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके ठीक। हाँ, तो इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन पे एक सवाल करते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव y1 इक्वल टू 4 sin 2x minus 60 and y2 equal to this superimposed. What is amplitude and equation of resultant wave? X and y in centimeter and t in second. तो हमारे पास ये दो वेव के इक्वेशन है, ये दोनों प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हैं और ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो इनके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इक्वेशन, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो वेक्टर मेथड से जोड़ते हैं 4 सेंटीमीटर। जो दूसरा वेव है ये इस फर्स्ट वेव से π/2 एंगल से लैग कर रहा है, यानी पीछे है। तो इस लाइन से हम π/2 से रोटेट होंगे क्लॉकवाइज सेंस में, तो π/2 यानी 90 डिग्री से रोटेट होंगे और ये है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये तैयार होगा और 4 और 3 है तो ये हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, ये एंगल थीटा आप निकाल सकते हैं, tan थीटा 3/4, यानी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू √3² + 4² यानी 5 सेंटीमीटर। अब रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन देखिए, ये 4 सेंटीमीटर यानी पहले वेव का इक्वेशन था, तो पहले वेव के इक्वेशन को लिखेंगे और रिजल्टेंट 5 लेते हुए एम्पलीट्यूड को, यानी A sin ωt माइनस kx और प्लस ये थीटा लिखना है हमें। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, साइन इस तरह से वेव है 2x माइनस ये 60 और ये जो एंगल है ये भी क्लॉकवाइज सेंस में है यानी लैग कर रहा है, तो इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस, और ये है एंगल हमारा tan इनवर्स 3/4। ये है रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। ओके ठीक।